अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है डीएनए के ऊपर। लास्ट टाइम हमने एक टॉपिक स्टडी किया था, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ। बेसिकली ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ में हमने ये देखा था कि जो इन्फॉर्मेशन है डीएनए से वो फ़्लो कैसे होती है, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, कि वो एक्सप्रेस कैसे होती है, उसकी एक्सप्रेशन कैसे होती है। तो ये टॉपिक भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसके अंदर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट्स होंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस टॉपिक का नाम है डीएनए अपने अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करके रखता है। हम रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी में जैसे कि सुनते हैं कि डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, डीएनए के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो डीएनए के अंदर स्टोर है। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन जो है ना वो मुंतकिल होती है, ट्रांसमिट होती है। तो डीएनए के अंदर किस तरह से इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, कैसे वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इन्वॉल्व होती है, उसको हेल्प करती है। तो आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक मिसाल लेते हैं। जैसे कि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज़ होती हैं। उन मेमोरीज़ का क्या काम होता है? आपके डाटा को स्टोर करके रखना उस मेमोरीज़ में। जैसे रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, इनका काम क्या होता है कि वो आपके डाटा को, आपकी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं कंप्यूटर के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए। बिल्कुल वैसे ही डीएनए जो है ना हमारी पूरी बॉडी की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है। वहाँ पे क्या होता है, रैम रोम के अंदर चिप्स लगी होती हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, चिप्स, और फिर वो उनके अंदर बिट्स होती हैं। ठीक है, इस तरह से वो उनका अपना एक फिनोमेना होता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि डीएनए जो है ना वो अपने अंदर किस तरह से इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इसके लिए हम डीएनए को थोड़ा सा जो है ना वो इसकी स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें ईज़िली समझ आ जाएगा। तो देखते हैं कि डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है। इसके हम कंप्लीट जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो तो हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना वो डिस्कस कर लेंगे। तो डीएनए जो है ना बेसिकली डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन नहीं होती, एक ऑक्सीजन मिक्सिंग होती है, इस वजह से इसको डीऑक्सी का नाम देते हैं। राइबो न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक राइबोस शुगर होती है। न्यूक्लिक एसिड यानी ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और एसिड इसकी नेचर जो है ना वो एसिडिक होती है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो डीएनए की स्ट्रक्चर में जो है ना ये बेसिकली एक चेन होती है। डीएनए एक चेन होती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का नाम देंगे। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या चीज़ है? ठीक है, असल चीज़ ही यही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब देखें, दो वर्ड्स हैं इसमें, पॉली है और न्यूक्लियोटाइड है। पॉली का मतलब होता है स्टूडेंट्स मैनी, न्यूक्लियोटाइड का मतलब ये एक यूनिट होता है, ये एक डीएनए का यूनिट होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से मज़ीद मिलकर बना होता है, तीन चीज़ों से। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। कौन कौन सी तीन चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स? एक होती है राइबोस शुगर, बिल्कुल वही शुगर जिसके नाम से हमने उसको डीऑक्सी राइबो का नाम दिया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोस शुगर होती है जो कि 5 कार्बन होती है। 5 कार्बन, इसके अंदर 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और रिंग स्ट्रक्चर में होती है ये इस तरह से, ये, और एक कार्बन बाहर की तरफ निकला होता है, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 कार्बन शुगर होती है। और इसके अंदर एक होता है फॉस्फेट ग्रुप HPO4, नेगेटिव चार्ज। इसी वजह से इस नेगेटिव चार्ज की वजह से पूरे के पूरे डीएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक, क्योंकि और ये असल में होती है फास्फोरिक एसिड H2PO4, लेकिन जब इसके अंदर चेंज आ जाती है तो ये ग्रुप बन जाता है, PO4 में कन्वर्ट हो जाता है। इस वजह से भी इसको एसिड का नाम देते हैं कि ये न्यूक्लिक एसिड है। और तीसरी चीज़ इसके अंदर स्टूडेंट्स होती है नाइट्रोजीनियस बेसिस। नाइट्रोजीनस बेसिस यानी इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होती हैं, बेसिस होती हैं, जिनके अंदर नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा होती है। और ये 5 किस्म की बेसिस होती हैं, जैसे एडिनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, ठीक है, गुआनिन है, और 5वां यूरेसिल होता है, लेकिन वो आरएनए के अंदर होता है। तो डीएनए के अंदर 4 होती हैं यूरेसिल को छोड़कर। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है। तो एक न्यूक्लियोटाइड की ये स्ट्रक्चर है, तो जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे,
ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा एंड सो ऑन। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन होंगे तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगी, वो एक चेन बन जाएगी जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड का नाम देंगे। यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये आपस में ज्वाइन होते हैं, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होती हैं, तो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इनके अंदर होती है, ठीक है, जो इनको ज्वाइन करके रखती है। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है बेसिकली डीएनए। वैसे तो देखा जाए डीएनए के अंदर और भी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम सिर्फ डीएनए को स्टडी कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखते हैं कि किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर कर होती है, ये चेन किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, कैसे वो इंफॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में होती है। बेसिकली जब हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ को स्टडी करते हैं, मैंने आपको वहाँ पे बताया था कोडॉन के बारे में। कोडॉन एक स्ट्रक्चर होती है, कोडॉन, वो कोडॉन ही असल में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन होती है, वो कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको कोडॉन कहते हैं। एक कोडॉन जो है वो क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड का सेट होता है। अब देखें ये जो 2 स्ट्रक्चर हैं राइबोस शुगर और HPO4, ये तो हर न्यूक्लियोटाइड में सेम होगी, लेकिन नाइट्रोजनियस बेसिस के अंदर जो है ना वो बेसिस डिफरेंट होती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्योंकि 4 किस्म की होती हैं, एडेनिन, थायमीन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। तो ये 4 किस्म की डिफरेंट होती हैं, तो हर न्यूक्लियोटाइड की फिर स्ट्रक्चर इस वजह से डिफरेंट हो जाती है। तो मिसाल के तौर पर 3 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो तीनों में से हर एक यानी एक न्यूक्लियोटाइड में एक ही बेस प्रेजेंट होती है। तो मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियोटाइड में A प्रेजेंट है, दूसरे में T प्रेजेंट है और थर्ड में C प्रेजेंट है। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सेट बन जाता है जिसको कोडॉन का नाम देते हैं। ये कोडॉन क्या करता है, जाकर फिर प्रोटीन को यानी कोड करता है, वहाँ से वो इंफॉर्मेशन लेता है, रीड करता है, फिर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यही जो कोड होता है यही डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि एट द एंड जब हम रिज़ल्ट देखते हैं कि यार हमारे पास ये प्रोटीन आ रही है, तो इसके पीछे कोड कौन सा था, कोडिंग इन्वॉल्व थी। जैसे कि कंप्यूटर में आप देखते हैं कि यार ये सारी एप्लीकेशंस हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसके पीछे कोडिंग हो रही होती है, मखसूस वर्ड्स होते हैं, मखसूस जो है ना वो लेटर्स होते हैं, वो कोडिंग होती है, वो एक अलग लैंग्वेज होती है। तो यहाँ पर भी एक किस्म की ये डीएनए की लैंग्वेज होती है, इसके अपने कोड्स होते हैं जिनको कोडॉन का नाम देते हैं। इनको रीड करने वाले एंटीकोडॉन होते हैं इनके अगेंस्ट। तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड बन जाता है जिसको कोडॉन का नाम देते हैं। तो इस तरह से फिर आगे 3 होंगे, जैसे कि G, T, G, तो ये रिपीट भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं है कि जो है ना वो इस तरह से 3 का एक सेट बनता जाएगा, कोडॉन्स मिलते जाएंगे। तो फिर क्या होता है कि हमने जैसे स्टडी किया था कि डीएनए के ऊपर जीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। जीन्स अब क्या होती है, जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए होता है। जीन की डेफिनेशन को देखें, अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट डिटरमिन्स द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। इसका क्या मतलब है कि उस जीन के ऊपर वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है कोडॉन्स की, जो जाकर प्रोटीन की सीक्वेंस को बनाते हैं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस को बनाते हैं। हर एक कोडॉन जो है वो स्पेसिफिक होता है हर एक अमीनो एसिड के लिए। एक कोडॉन ज़्यादा अमीनो एसिड को भी रीड कर सकता है, एक अमीनो एसिड ज़्यादा कोडॉन की वजह से भी रीड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है वो 6 कोडॉन होते हैं जो एक अमीनो एसिड को रीड कर सकते हैं। यानी वो 6 कोडॉन, अगर 6 में से कोई एक भी ज़ाहिर हो गया तो पता चल जाएगा, डिटरमिन हो जाएगा ये इस अमीनो एसिड को वो इनकोड करना चाह रहा है। तो इस तरह से जो है ना ये इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है डीएनए के पास। एट द एंड जब आप रिज़ल्ट देखते हैं, अच्छा कि ये रिज़ल्ट है, तो इसका आप समझ जाते हैं कि डीएनए के अंदर इसकी सीक्वेंस ये थी, इन कोडॉन्स की सीक्वेंस ये थी, जीन की सीक्वेंस ये थी। तो एट द एंड जो है ना वो एट ऑल डीएनए की सीक्वेंस ये है। तो वो इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स जो है ना वो डीएनए के अंदर स्टोर होती है। तो फिर वो जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ हमने देखा था, तो उसमें फिर वो डीएनए से आरएनए, जो आरएनए है वो ट्रांसक्रिप्ट बनता है, वो इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, वो फिर वो प्रोटीन को जो है ना वो इनकोड करता है, फिर अमीनो एसिड सीक्वेंस बनती है, फिर प्रोटीन बनती है, पॉलीपेप्टाइड एंड सो ऑन। तो ये
सिंपल सा एक टॉपिक था, इसके अंदर कोई इतनी पेचीदगी नहीं थी, बट इंटरेस्टिंग था स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको बहुत जो है ना वो मज़ा आया होगा इस टॉपिक को सुनकर, देखकर। तो नेक्स्ट हम एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।